हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों आज का हमारा जो विषय है वो है बाल विकास। इस विषय के ऊपर दोस्तों मैं कुछ वीडियो बना चुका हूं, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज दोस्तों हम लोग जिक्र करेंगे कि जो 2019 में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हुए थे बाल विकास उसके हल के बारे में। इसमें दोस्तों आप लोगों को पता लग जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो आपका कितना 40 प्रश्न होते हैं और 2 घंटे का समय होता है। और जो आपका 15 नंबर होता है वह बहुविकल्पिक होता है। तो 15 क्वेश्चन। पहला जो पूछा है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का यह कथन किसने दिया था। पहला है स्किनर ने, दूसरा है ड्यूवी ने, तीसरा वुडवर्थ ने और चौथा अरस्तु ने। तो दोस्तों ये जो कथन है यह जॉन ड्यूवी ने दिया था। ठीक है, आप देखते हैं हम लोग सेकेंड प्रश्न के ऊपर। इसमें प्रश्न क्या पूछा है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आपका पहला है बुद्धि, दूसरा है यौन, तीसरा अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो दोस्तों इनमें से आपका डी वाला सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो बनाता रहता हूँ। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, इसमें क्या पूछा कि टोली की आयु करते हैं। जो टोली की आयु है, जो बच्चे एक ग्रुप बना के रहते हैं, एक टोली बना के रहते हैं, वो किस अवस्था को कहते हैं। पहला है किशोरावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है शैशवावस्था और चौथा युवावस्था। तो दोस्तों इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होता है। जो आपकी टोली की आयु होती है उसी को दोस्तों हम लोग बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। आप दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। इसमें प्रश्न पूछा है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ये कथन किसने दिया था। पहला ऑप्शन है फ्रायड, दूसरा क्रो एंड क्रो, तीसरा हॉलॉक और चौथा है थॉर्नडाइक। तो दोस्तों ये जो कथन है बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, यह फ्रायड ने दिया था। ठीक है, सिगमंड जो फ्रायड है इन्हीं का नाम है। अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न ऊपर। इसमें जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में चलिए हम लोग देख लेते हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए। जो बाल्यावस्था है उसमें जो शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, पहला ऑप्शन है खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। तो दोस्तों ये आपका एकदम गलत है। ठीक है, आप सेकेंड देख लेते हैं, खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। ये दोस्तों आपको कुछ उचित लग रहा है, ठीक लग रहा है। ठीक है, और दो ऑप्शन देख लेते हैं, गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, ये भी सही है। पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, ये दोस्तों आपका गलत है। ठीक है, दो ऑप्शन तो दोस्तों ऐसे ही गलत हो गए आपका, बी और सी। ठीक है, इसी में से आपका होगा, लेकिन इन दोनों में से सबसे उचित आपको कौन सा लग रहा है। बी लग रहा है कि खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें प्रश्न पूछा है कि बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए। जो बालक का मानसिक विकास कैसे ग्रोथ होगा, एक शिक्षक को करना चाहिए, कैसे उसका व्यवहार होना चाहिए। पहला है स्नेह व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, एकदम करेक्ट है। दूसरा है सद आचरण प्रस्तुत करना, ये भी सही है। शिक्षण विधि का प्रयोग करना, ये भी सही है। तो इसलिए दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है ये उपयुक्त सभी होगा। आप दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। इसमें पूछा है कि शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है। पहला है सीखना, दूसरा है तर्क, तीसरा है चिंतन, चौथा है कल्पना। तो सृजनात्मकता मतलब नई चीज़ों का सृजन करना। जब तक आप कोई कल्पना नहीं करेंगे तब तक आप उसको कर नहीं सकते। इसीलिए दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होता है। आप दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है भाषा विकास पर ध्यान देना चाहिए, दूसरा है कहानी सुनना। ठीक है, आपका तीसरा है काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर। ये तीनों जो सो कल्पना के अनुसार ये तीनों आपको सही लग रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो डी है उपयुक्त सभी एकदम करेक्ट होगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। थॉर्नडाइक ने दिया है प्रभाव का नाम, सॉरी दोस्तों, प्रभाव का नियम दिया है, अभ्यास का नियम दिया है, तत्परता का नाम दिया है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों ही नियम थॉर्नडाइक महोदय ने ही दिया है, इसलिए दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी एकदम क्या होता है, करेक्ट होता है। ठीक है, आप हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर 10, इसमें पूछा है कि प्रेरणा होता है, प्रेरणा क्या होता है, सकारात्मक होता है नकारात्मक होता है। आपको जो सी विकल्प में दिया कि ए या दो, ये दोनों होता है, और आपको डी दिया इनमें से कोई नहीं होता है। तो दोस्तों आपका जो प्रेरणा है सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। इसका मतलब तो आपका जो विकल्प ऑप्शन नंबर सी एकदम
करेक्ट होता है। ठीक है, ए और दो दोनों। आप 11 प्रश्न देखेंगे, इसमें प्रश्न पूछा है कि जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वर्णन किया जाता है। जीन पियाजे जो बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन किए हैं वो कितनी अवस्था में किए हैं? 3 में किए हैं या 4 किए हैं या 5 किए हैं या 6 किए हैं? तो दोस्तों जीन पियाजे ने इन्होंने 4 अवस्थाएं दिया था। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होता है। आप नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इसमें प्रश्न पूछा कि अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है। ठीक है, जो अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है उसके बारे में पूछा है। पहला है मानसिक शक्तियों का, दूसरा है समान तत्वों का, तीसरा है सामान्यीकरण का। तो दोस्तों ये अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत में आपको ये तीनों करेक्ट आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे? इसलिए दोस्तों ये आपका उपयुक्त सभी, ये आपका डी सही होगा। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। इसमें जो प्रश्न पूछा है कि वह प्रेरक, ठीक है, जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, जो, ठीक है, इसमें प्रश्न पूछा वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयास, खुद मतलब वो प्रयास करता है उसको प्राप्त करता है, वो क्या कहलाता है? अर्जित प्रेरक कहलाता है या जागृत? ठीक है, आपका तीसरा है निर्देशित प्रेरक, और आपका डी है व्यवहार का परिचालित प्रेरक। ठीक है दोस्तों, इनमें से आपका कौन सा सही होगा? क्योंकि वो खुद अपने प्रयासों से वो बालक या वो मनुष्य प्राप्त कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए पर चला जाएगा। ठीक है, अर्जित प्रेरक कहलाएगा। एक और प्रश्न देख लेते हैं, इसमें प्रश्न पूछा कि स्मृति सीखी हुई वस्तुओं पर सीधा उपयोग है। ठीक, जो स्मृति आप क्या, जो सीखी हुई वस्तु उस पर सीधा उपयोग है, ये कथन किसने दिया था? तो दोस्तों ये कथन जो वुडवर्थ हैं मनोशास्त्री, इन्होंने दिया था। तो ऑप्शन नंबर आपका एकदम क्या हो जाता है दोस्तों? ये करेक्ट हो जाता है। आप दोस्तों हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न के ऊपर। इसमें प्रश्न पूछा है कि आंकड़ों के प्रकार। ठीक है, तो इसमें पहला दिया अवर्गीकृत, दूसरा है वर्गीकृत, तीसरा अवर्गीकृत व वर्गीकृत। आपका डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपके आंकड़े के प्रकार हैं वो अवर्गीकृत। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, इसमें जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसके बारे में देखेंगे, जिसमें जो पहला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, जो 16वां प्रश्न है, बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, इसको स्पष्ट करना है। चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। इसमें उत्तर में दिया कि बालक में जो परिवर्तन होते हैं वे शरीर तथा मन दोनों से संबंधित होते हैं। ठीक है, जो परिवर्तन होते हैं वो शरीर और मन दोनों से संबंधित होते हैं। शरीर का विकास सकारात्मक रूप से होने से, ठीक है, जो शरीर का विकास है वो कैसा? सकारात्मक रूप से होने से है, और बालक का जो मानसिक विकास है वो भी उसी के अनुरूप होता है। ठीक है, आप दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 17 प्रश्न। ठीक है, इसमें पूछा कि बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व बताइए। ठीक है, जो बालक के विकास के सिद्धांत है इसका शैक्षिक महत्व क्या है? चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं जो कि वृद्धि तथा विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व। ठीक है, इसमें स्पष्ट रूप से दिया है, बालकों में वृद्धि तथा विकास की भविष्य में होने वाली प्रगति का अनुमान लगा लेने से हमें यह लाभ होता है कि भविष्य में जो बालक जैसा कर सकता है या जैसा बन सकता है उसी को ध्यान में रखकर हम अपने प्रयास करते हैं। ठीक है, मतलब कि बालक भविष्य में कैसा कर सकता है उसी के ध्यान में रखकर उसी के अनुसार उसको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आपका सेकेंड में क्या है? बालक की वृद्धि और विकास के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण समान रूप से उत्तरदायी है। इसमें बताया जा रहा है कि जो बालक की वृद्धि, ठीक है, वृद्धि क्या होती है? वो एक समय के लिए होती है, जिससे मतलब बालक की वृद्धि है वो 18 या 21 वर्ष तक होगी। ठीक है, इसके बाद उसकी वृद्धि रुक जाएगी, लेकिन विकास क्या है उसका जीवन प्रयत्न चलता रहता है। ठीक है, इसमें यही बता जा रहा है कि बालक की वृद्धि और विकास के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण समान रूप से क्या है? उत्तरदायी है। इनमें से किसी भी की उपेक्षा नहीं की जा सकती, मतलब किसी एक की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। बालक की वृद्धि और विकास में उसका इन्वायरमेंट, ठीक है, और उसका वंशानुक्रम, ये दोनों ही क्या है? इंक्लूड है। आप दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 में। इसमें दिया है कि शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। जो शैशवावस्था होता है बालक का 0 से जो 5 वर्ष की उसकी आयु होती है, उसमें जो शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो पहला दिया है उसको हम लोग देख लेते हैं। शैशवावस्था में बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के आधार पर ही उसे शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, मतलब कि शैशवावस्था में कैसा होना चाहिए, उसके जो बालक का शारीरिक व मानसिक विकास है उसी के आधार पर उसको शिक्षा
प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, आपका सेकेंड है शैशवावस्था में सीखने की गति क्या होती है, तीव्र होती है। ठीक है, मतलब कि जो शैशवावस्था होता है उसमें बालक तीव्र गति से सीखता है। अतः बालक को शिक्षा प्रदान करते समय निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं? पहला है स्नेहपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, बालक के साथ प्रेम पूर्वक बात करना चाहिए, मतलब व्यवहार रखना चाहिए। आपका सेकेंड अच्छी आदतों के निर्माण के अवसर प्रदान करना। ठीक है, बालक के सामने जो अच्छी आदतें हैं उसका निर्माण करना चाहिए, उसको एक अच्छा अवसर प्रदान करना चाहिए अच्छी आदतों का। आप दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें क्या पूछा है कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास की दो विशेषताएं लिखी। जो बाल्यावस्था में एक बालक की जो मानसिक विकास होती है इसकी दो विशेषताएं क्या है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। जो पहला विशेषता इसका है, इस उम्र में बालक की क्या होती है, कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति तथा तर्क शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है। जो आपका बाल्यावस्था इसमें बालक कल्पनाशील हो जाता है, स्मरण किसी भी बीती हुई चीज को वो स्मरण कर सकता है। ठीक है, उसको ध्यान में ला सकता है। और आपका नेक्स्ट है कि तर्क शक्ति, वो किसी भी तथ्य पर अपना तर्क दे सकता है, उसमें तर्क कर सकता है। इन सब का क्या होता है, बालक के अंदर विकास हो जाता है बाल्यावस्था में। आपका सेकेंड पॉइंट है वह आदेशों का पालन करने लगता है। ठीक है, जो बाल्यावस्था में जो अभी आप उसको आदेश देते हैं वो उसका क्या करता है, पालन करने लगता है समय अनुसार। ठीक है, मतलब कि समय के अनुकूल व्यवहार करना अच्छी तरह सीख जाता है, समय के अनुकूल वह व्यवहार करना अपने आप उसकी में वो ढाल लेता है, सीख जाता है एवं विद्यालय जाने लगता है। बाल्यावस्था में वो प्रवेश कर लेता है विद्यालय में। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ लिखिए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे अच्छे से। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ, ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं अच्छे से डेफिनेशन के साथ। जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जब दो बालक हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ये विभिन्न समानताएं, उसके अंदर बहुत सारी समानताएं हैं, उसके बावजूद भी ये क्या कर रहे हैं, भिन्न भिन्न इन दोनों का व्यवहार है। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। व्यक्तिक भिन्नता एक क्या है, स्वाभाविक गुण है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कोई भी दो बालक एक समान नहीं होते। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कोई भी जो दो बालक हैं वो एक समान नहीं होते हैं, उनमें विकास का क्रम एक ही हो सकता है लेकिन विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। विकास क्रम एक हो सकता है लेकिन जो उसकी विकास की गति है वो भिन्न भिन्न हर एक बालक में होती है। इसी कारण व्यक्तियों में अनेक समानताएं होने के बावजूद भी कुछ असमानताएं पाई जाती हैं। कोई भी बालक उसमें कितनी भी समानताएं हैं लेकिन जो उसका विकास है, विकास की जो गति है वो एकदम हर एक बालक की भिन्न भिन्न पाई जाती है या भिन्न भिन्न होती है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, इसमें प्रश्न पूछा है कि बालक के विकास में संचार माध्यम के दो लाभ लिखिए। जो बालक का विकास में जो संचार है, ठीक है, उसका माध्यम के दो लाभ लिखिए। तो पहला जो आप मीडिया देख लेते हैं। मीडिया द्वारा बालक में बाल अधिकार के संबंध में सकारात्मक विकास को बल प्रदान किया जाता है। ठीक है, मीडिया के द्वारा जो बालक हैं इनको जो बाल अधिकार दिए गए हैं इसके संबंध से बालक को क्या करता है, वो सकारात्मक जो विकास है उस पर बल प्रदान किया जाता है। आपका सेकेंड है मीडिया बाल स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। जो आपका मीडिया है, ठीक है, वो किस पे, जो बाल स्वास्थ्य है उस पर अपना सकारात्मक पर छोड़ता है या डालता है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, चिंतन क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं वारेन के अनुसार, इन्होंने वारेन महोदय ने चिंतन की परिभाषा दिया है, उसको हम लोग देखेंगे अच्छे से। चिंतन एक वैचारिक एवं प्रतीकात्मक प्रक्रिया वाली है। ठीक है, ये बता रहे हैं कि चिंतन एक वैचारिक एवं प्रतीकात्मक प्रकृति वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति को किसी समस्या को समझने एवं उसके निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए समाधान प्रस्तुत करती है। जो आपकी चिंतन है किसी भी व्यक्ति की समस्या को समझने के लिए और उसके निष्कर्ष तक, मतलब उसके अंत तक पहुंचने के लिए समाधान प्रस्तुत करती है, आपकी यही चिंतन कहलाती है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा कि अधिगम से क्या तात्पर्य। जो अधिगम है उससे आपका क्या तात्पर्य है। चलिए उसका उत्तर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति अनेक क्रियाएं एवं उपक्रियाएं करता है। ठीक है, जो अधिगम मतलब जो सीखता है बालक, उसकी उस प्रक्रिया के दौरान वह व्यक्ति या बालक क्या करता है, अनेक क्रियाएं एवं उपक्रियाएं करता है। लोगों को अपनी क्षमता की अनुभूति सीखने के द्वारा होती है।
कोई भी बालक हो या मनुष्य हो, ठीक है, उसकी अपनी क्षमता कब होती है? जब वो कुछ सीखता है, कुछ ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है। अब आपका और देख लेते हैं, सीखने की प्रक्रिया निरंतरता एवं सार्वभौमिकता पर निर्भर करती है। जो सीखने की प्रक्रिया है वो निरंतर आप प्रयत्न करते हैं, उसी पर ही वो क्या होती है, निर्भर करती है, ठीक है। आप रेगुलर अभ्यास कर रहे हैं या निरंतर आप रेगुलर उसको पढ़ाई कर रहे हैं तो उसी पर वो रहती है, ठीक है, आपका जो अधिगम है, सीखना। इसमें और देख लेते हैं, मनोवैज्ञानिक अधिगम को एक मानसिक प्रक्रिया मानते हैं। जो मनोवैज्ञानिक है अधिगम को क्या मानते हैं, एक मानसिक प्रक्रिया मानते हैं। क्रो और क्रो के अनुसार देख लेते हैं, कुछ लाइनें हैं। आदत और अभिवृत्तियों के अर्जन को ही अधिगम करते हैं। जो आदत है, जो एक मनुष्य की अभिवृत्तियां हैं, इन दोनों का जो अर्जन है, ठीक है, यही आपका क्या अधिगम है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा कि बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी की विधि बताइए। चलिए हम लोग इसको अच्छे से देख लेते हैं। इस विधि के अंतर्गत किसी विशेष विषय पर छात्र छात्राओं द्वारा विचार विमर्श वाद विवाद एक निश्चित समय में करना होता है, ठीक है। इस विधि के द्वारा किसी भी छात्र हो या वो छात्राएं हों, ठीक है, इसके द्वारा वो विचार विमर्श या वाद विवाद जो नहीं होता है स्कूल में, वाद विवाद एक निश्चित समय के लिए क्या करना होता है। इसमें वे प्रकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। कोई एक प्रकरण दिया जाता है, ठीक है, वही लाए जाते हैं जिनमें या जिससे सभी छात्रों को समान रूप से रुचि हो, ठीक है। एक ऐसा प्रकरण दिया जाता है जिसमें छात्र और छात्राएं समान रूप से क्या इसमें इंटरेस्ट पैदा हो या वो रुचि रखते हैं, ठीक है। इसके द्वारा छात्रों में सामाजिक तथा भावात्मक गुणों का विकास होता है। इस ऐसा करने से छात्र के अंदर सामाजिक तथा जो उसके अंदर भावात्मक गुण है इसका विकास होता है। इसके द्वारा दूसरे के विरोधी विचारों का सम्मान तथा सहनशीलता की भावना विकसित होती है, ठीक है। आप दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न 25। इसमें एक कथन है वो दिया है, ठीक है। जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है, ठीक है। पहले घंटी बजाई जाती है कुत्ते के सामने, उसके बाद वो भोजन का टुकड़ा दिया जाता है। और कुत्ता क्या करता है, लार स्रावित करता है, मतलब लार गिराता है। यह प्रक्रिया कई बार होने के, ठीक है, मतलब कई बार इस प्रक्रिया को प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या दिया दोस्तों, कर्ता द्वारा बजाने की ही कुत्ते द्वारा लार स्रावित करना किसने और कौन से सिद्धांत का अंतर्गत आता है, ठीक है। मतलब कि इसमें आगे देखिए उसको भोजन दिया जाता है, फिर घंटी बजाई जाती है, फिर देखिए यह प्रक्रिया 2-3 बार किया जाता है, फिर लास्ट में क्या होता है कि वो घंटी का आवाज सुन के कुत्ता क्या करता है, अपना लार टपकाना शुरू कर देता है। और एक समय ऐसा आता है कि सिर्फ घंटी बजाई जाती है और भोजन नहीं दिया जाता है, लेकिन घंटी की आवाज सुनते ही क्या करता है, कुत्ता अपना लार टपकाने लगता है, ठीक है। यह जो पावला महोदय हैं इन्होंने ये दिया था और इसका जो नाम है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक है। आप दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें प्रश्न दिया कि सीखने में पठार के 2 प्रमुख कारण और उन्हें दूर करने के उपाय लिखिए, ठीक है। पहले 2 कारण देख लेते हैं पठार कारण। पहला है कार्यों की जटिलता, दूसरा है सीखने की अनुचित विधि, ठीक है। ये आपके कारण हो गए। अब इनका निराकार आप कैसे कर सकते हैं। पहला दिया कि किसी कार्य को कुछ समय तक सीखने के बाद आराम दिया जाए, ठीक है। कोई भी व्यक्ति या बालक कोई कार्य कर रहा है या उसे सीख रहा है, उसके सीखने के बाद कुछ समय के लिए उसको आराम दिया जाए। आपका सेकेंड है अधिगम को रोचक तथा सर्वोत्तम विधियां प्रयुक्त की जानी चाहिए, ठीक है। जो अधिगम जो सीखने का कार्य उसमें रोचक तथा जो सर्वोत्तम विधियां उसका प्रयोग करना चाहिए। आप देखते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। अधिगम स्थानांतरण जब व्यक्ति किसी कौशल को सीख लेता है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति किसी कौशल को सीख लेता है या किसी विषय का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ठीक है, या कौशल सीख लेता है या किसी विषय का उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तथा बाद में उस प्राप्त ज्ञान तथा सीखे गए कौशल का उपयोग वह किसी अन्य परिस्थिति में करता है, ठीक है, तो वह स्थिति अधिगम या प्रशिक्षण का क्या स्थानांतरण करती है। मतलब एक सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में उसका आप उपयोग करते हैं, उससे लाभ उठाते हैं, वही आपका अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। इसमें उदाहरण देख लेते हैं। एक यदि कोई व्यक्ति कार चलाना जानता है
और वो ट्रक चलाने में अपने उस ज्ञान का उपयोग करता है तो इसे ही अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति कार चलाना जानता है, लेकिन वो ट्रक जब पहली बार चलाना जाएगा तो वो जो सीखा हुआ ज्ञान है, ठीक है, कार में, वही उसमें उसको लाभदायक प्राप्त होगा। इसी प्रकार भौतिक शास्त्र में गणना संबंधी समस्याओं के हल में गणित के क्षेत्र में अर्जित पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो विधि है इसका प्रयोग आप गणित में भी करते हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, प्रतिद्वंद्विता से आप क्या समझते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह किसी ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उद्यत होते हैं। ठीक है, कोई दो व्यक्ति हो या दो से अधिक व्यक्ति हो या एक दो से अधिक ग्रुप हो, समूह, ठीक है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या है, वो उद्यत होते हैं। ठीक है, जिसे केवल एक या केवल कुछ लोगों को ही प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, वो जो लक्ष्य के लिए कई ग्रुप या कई लोग मतलब कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उद्यत होता है उसमें, लेकिन कुछ ही लोगों को वो चीज़ दिया जाता है। ठीक है, तो उसे प्रतियोगिता कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई प्रतियोगिता हो रही है, उसमें मान लीजिए 10-12 बच्चे पार्टिसिपेट हुए, ठीक है, लेकिन उसमें बस 3 ही बच्चों को, उसमें जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आएंगे उसी को मतलब कि इनाम दिया जाएगा। तो वही दोस्तों इसमें बताया जा रहा है, एक ही पर्यावरण में रहने वाले जीवों के बीच सहज रूप में प्रतियोगिता विद्यमान होती है। प्रतियोगिता लोगों को अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। जो प्रतियोगिता है ये किस लिए होता है कि कोई भी व्यक्ति उसके सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, विपरीत परिस्थिति भी आ जाए, उसका सामना करने के लिए उसको क्या करे, वो तैयार करती है और चुनौती और परिवर्तन की स्थिति में डटकर सामना करना सिखाती है। ठीक है, ये प्रतियोगिता का अर्थ है। आप देखेंगे नेक्स्ट 29, बालक में विस्मृति कम करने के 2 उपाय लिखिए। चलिए देख लेते हैं विस्मृति कम करने के लिए 2 उपाय। ठीक है, पहला देखेंगे पाठ की विषय वस्तु। पाठ की विषय वस्तु बालक की क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। जो उस पाठ की विषय वस्तु है उसके जो बालक है उसकी क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए। इससे बालक की विस्मृति की गति धीमी हो जाती है, मतलब बालक उसको जल्दी नहीं भूलता है, बहुत कम ही भूलता है। ठीक है, और देख लेते इसमें पाठ की विषय वस्तु संक्षिप्त, स्पष्ट एवं रोचक होना चाहिए। जो पाठ की विषय वस्तु वह संक्षिप्त में होना चाहिए, स्पष्ट रूप से होना चाहिए और उसमें रोचक होना चाहिए। ठीक है, जिससे बालक को स्मरण करने में बाधा न पहुंचे। अब सेकेंड है पाठ की पुनरावृत्ति। बालक पाठ को जितना अधिक दोहराएगा वह उसकी स्मृति में उतना ही सुदृढ़ हो जाएगा। बताया जा रहा है कि बालक किसी भी पाठ को जितना वो अधिक दोहराएगा, उसका अभ्यास करेगा, तो उसकी जो स्मृति है भूलने की वो नहीं होगी, उसकी स्मृति का सुदृढ़ हो जाएगी। ठीक है, अतः पाठ को थोड़े थोड़े अंतराल पर दोहराते रहना चाहिए। ठीक है, वुडवर्ड के अनुसार देख लेते हैं, पुनः स्मरण स्मृति चिन्हों को सजीव बनाता तथा विस्मरण को कम करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 30, इसमें दिया कि बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। तो दोस्तों आप सभी लोगों का मालूम होगा MA/CA। ठीक है, गुणते 100 होता है। MA का मतलब क्या होता है आपका मानसिक आयु, आपका CA का मतलब क्या होता है वास्तविक आयु। ठीक है, ये दोस्तों सूत्र होता है। तो दोस्तों ये आपका 1 से लेकर 30 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है और जो इसमें का 10 और प्रश्न है 31 से लेकर 40। ठीक है, वो क्या है लघु उत्तर प्रश्न, वो थोड़ी विस्तृत प्रश्न, उसको आप खुद ही अपने से अध्ययन कर लीजिएगा। मैं वो प्रश्न अपने लिंक दोस्तों अपने टेलीग्राम लिंक में शेयर कर दूंगा, आप उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।